यह बात उस जमाने की है जब मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई दूर दूर तक मशहूर थी। हर कोई जानता था कि मुल्ला का दिमाग बिजली से भी तेज है। पर एक दिन अचानक तीन अजीब लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे, माथे पर पगड़ी, कंधे पर गठरी और चेहरे पर गुस्सा। तीनों ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मुल्ला बाहर आए, आंखें मिचमिचाईं और बोले, भाइयों, इतनी सुबह सुबह ये धरना क्यों दे रहे हो मेरे घर पर? पहला बोला, हम तुम्हें अदालत में घसीटने आए हैं। दूसरा गरजा, हमें धोखा दिया है इसने। तीसरा बोला, हमारे सपनों की मिट्टी पलीद कर दी है इस आदमी ने। मुल्ला मुस्कराए, वाह, तुम तीनों तो अलग अलग फिल्म की स्क्रिप्ट लग रहे हो। चलो अदालत ही सही, वहीं मिलते हैं। जज साहब सिंहासननुमा कुर्सी पर विराजमान थे, मुंह पर गंभीरता और आंखों में थोड़ी झुंझलाहट। तभी दरवाजा खुला और अंदर तीनों मूर्खों का प्रवेश हुआ। हर एक ने अलग अलग रंग का लहंगा पहन रखा था। वजह पूछने पर बोले, ताकि हम पहचान में आ सकें। पहला मूर्ख खड़ा हुआ और बोला, मान्यवर, इस मुल्ला ने हमें गधे का दूध बेचने का बिजनेस सिखाया। जज चौंके, क्या? दूसरा बोला, हाँ हुजूर, इसने कहा कि गधे का दूध बहुत दुर्लभ होता है और अमीर लोग उसे सोने के भाव खरीदते हैं। तीसरे ने चिल्लाकर कहा, हमने 4 गधों को पाला, रोज कोशिश की, एक बूंद भी नहीं निकली। अब आप ही बताइए, हमारी मेहनत का हिसाब कौन देगा? पूरा दरबार हंसी से गूंज गया, पर तीनों की आंखों में गंभीरता थी। जज ने आदेश दिया, मुल्ला को बुलाया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन धीमे धीमे चाल में अंदर आए, हाथ में छड़ी, आंखों में शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान। जज ने पूछा, मुल्ला, तुम पर गंभीर आरोप हैं। क्या तुमने इन्हें गधे का दूध निकालने की सलाह दी थी? मुल्ला बोले, हुजूर, मैंने तो बस ज्ञान बांटा था। अब अगर कोई आदमी नमक से मिठाई बनाना चाहे तो नमक को दोष नहीं देना चाहिए। तीनों एक साथ चिल्लाए, ये हमें मूर्ख कह रहा है। मुल्ला बोले, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं कि अगर कोई आम को काटकर नारियल की उम्मीद करे तो आम बेगुनाह है। जज ने गवाह बुलाए। पहला गवाह आया, गांव का सुना। उसने कहा, मैंने खुद मुल्ला को कहते सुना था कि गधा हर रोज कुछ न कुछ देता है। दूसरा गवाह हलवाई बोला, हाँ हाँ, ये तो कह रहे थे कि गधे की ताकत में दूध है। तीसरा गवाह पागल खाने से भागा हुआ बोला, मुल्ला ने मुझसे कहा था कि मैं चांद से भी दही निकाल सकता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जज ने गंभीरता से कहा, मुल्ला, अब तुम्हारे पास कोई आखिरी सफाई हो तो दो, वरना दोष सिद्ध होता दिख रहा है। मुल्ला धीरे से मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं इन तीनों से। जज, पूछो। मुल्ला ने पहला मूर्ख की ओर देखा, तूने गधे से दूध नहीं निकाला, लेकिन क्या तूने कभी गधे से पूछा कि वह नर है या मादा? मूर्ख बोला, नर मादा का क्या लेना देना, गधा तो गधा होता है। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। दूसरे से पूछा, तूने जो गधा खरीदा, क्या कभी उसके पास बैठकर देखा कि वह दूध देता भी है या नहीं? नहीं, हमने तो सोचा गधे गधे होते हैं, सब एक जैसे। मुल्ला ने तीसरे की ओर देखा, तू ही बता दे भाई, तूने गधे का दूध क्यों निकालना चाहा? वो बोला, क्योंकि तुमने कहा था, जो करेगा विश्वास वही पाएगा प्रकाश, तो मैंने आंख मूंदकर विश्वास किया। मुल्ला ने जज की ओर देखा और बोला, हुजूर, क्या मूर्खता भी अब अपराध बन गई है? अगर हाँ, तो इनके साथ साथ आधा गांव जेल जाएगा, और वो गधों के साथ, ताकि प्रैक्टिस जारी रह सके। जज अपनी हंसी रोक न सके। उन्होंने हथौड़ा बजाया और कहा, मुल्ला निर्दोष हैं।
पर इन तीनों को आदेश है कि 1 महीने तक गांव के बच्चों को समझाएं कि गधा और गाय में क्या अंतर होता है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। मुल्ला धीरे से बोले, ये भी सिखा देना कि मूर्खता जब जिद बन जाए तो अदालतें भी हंस पड़ती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन वही 3 मूर्ख फिर दरबार पहुंचते हैं, इस बार एक नए आरोप के साथ। उन्होंने कहा, मुल्ला ने हमें बताया था कि दीवारों के भी कान होते हैं, और अब वो दीवारें हमें बातें करने नहीं दे रहीं। क्या आप जानना चाहेंगे, जब इन तीनों ने दीवार पर मुकदमा दायर किया तो मुल्ला ने क्या किया? जिस दिन अदालत में तीनों मूर्खों की हार हुई, उसी रात गांव में हंगामा मच गया। तीनों मूर्ख गांव के चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। मुल्ला ने हमें बताया था कि दीवारों के कान होते हैं, अब वही दीवारें हमारी बातें चुरा रही हैं। गांव वाले ठहाके लगाते रहे, पर तीनों अपने संकल्प पर अड़े रहे। अगले दिन तड़के ही वे अदालत पहुंच गए, सिर पर मटके, कमर में बेल्ट और हाथ में झाड़ू। जज ने पूछा, अब क्या हुआ? तीनों एक साथ बोले, हुजूर, हम दीवार पर मुकदमा करना चाहते हैं। जज ने सिर पकड़ लिया। दीवार पर मुकदमा? पहला मूर्ख बोला, हाँ हुजूर, उस दीवार ने हमारी गुप्त बातें सुन लीं। दूसरा बोला, और फिर हमारी योजनाओं को मुल्ला तक पहुंचा दिया। तीसरा बोला, हमें पक्का यकीन है कि वही दीवार जासूस है। जज ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को अस्पताल भेज दूं क्या? तभी दरबारी बोला, हुजूर, एक बार मुल्ला को बुला लीजिए, शायद वही कोई हल निकालें। मुल्ला नसरुद्दीन जैसे ही अंदर आए, तीनों मूर्ख सीना तानकर खड़े हो गए। जज ने पूछा, मुल्ला, क्या तुमने इन्हें कभी कहा था कि दीवारों के कान होते हैं? मुल्ला बोले, हुजूर, कहा था, लेकिन उसका अर्थ प्रतीकात्मक था। तीनों चिल्लाए, नहीं, इसने कहा था, जो भी राज कहो सोच समझकर कहो, क्योंकि दीवारें भी सुनती हैं। मुल्ला बोले, मैंने यह इसलिए कहा था कि कभी कभी हमारी ही कही बातें दूसरों तक पहुंच जाती हैं और हम दीवारों को दोष देने लगते हैं। उसी वक्त अदालत की पिछली दीवार से खड़खड़खड़ जैसी आवाज आई। सभी चौंक गए। पहला मूर्ख चिल्लाया, देखा, दीवार हमसे बात कर रही है। जज घबरा गया, दीवार से आवाज आई थी। मुल्ला मुस्कराए, हुजूर, यदि इजाजत दें तो मैं कुछ दिखा सकता हूं। मुल्ला दीवार के पास गए, अपनी छड़ी से एक हल्का सा वार किया और दीवार के पीछे से एक बच्चा भागता हुआ निकला। वो बच्चा वही था जो अदालत की सफाई का काम करता था। उसकी जेब में 3 मूर्खों की बातचीत की पूरी लिस्ट थी। मुल्ला बोले, हुजूर, ये दीवार नहीं, ये बालक है जिसे इन तीनों की बातें दीवार के पास सुनने की आदत थी। दीवार तो सिर्फ उसका ठिकाना थी। जज ने तीनों की ओर देखा, तुम लोग फिर से अपनी मूर्खता के कारण सबके मनोरंजन का कारण बने हो, पर इस बार तुम पर झूठी शिकायत का मुकदमा चलेगा। तीनों गिड़गिड़ाने लगे, हुजूर, हमसे गलती हो गई। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, अब दीवार पर नहीं, अपनी अक्ल पर मुकदमा चलाओ, शायद कभी वो सुधर जाए। जज ने कहा, तीनों को 1 सप्ताह तक गांव की हर दीवार पर सत्य बोलो लिखना होगा, ताकि अगली बार दीवारों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद से सवाल कर सकें। कहानी 2। यह किस्सा उस जमाने का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव खिजराबाद में हर कोई अपने अपने मतलब में व्यस्त था। गांव में अमीरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ में इंसानियत घटती जा रही थी। गांव के 4 अमीर, सेठ हमीदुल्ला,
साहूकार लालचंद, गद्दीदार मुबारक मियाँ और व्यापारी जुल्फी मियाँ इतने पैसे वाले हो चुके थे कि अब उन्हें दूसरों की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी, कर्ज नहीं देंगे क्योंकि गरीब कभी लौटाते नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, दिल में सवाल और होठों पर मुस्कान। एक दिन उन्होंने कहा, अब इन्हें एक सबक सिखाना होगा, लेकिन ऐसा कि हंसते हंसते पछताएं। मुल्ला सीधे सबसे पहले पहुंचे सेठ हमीदुल्ला के पास। सेठ बैठा था एक विशाल सिंहासननुमा कुर्सी पर, चाय की प्याली में चांदी की चमच घुमा रहा था। मुल्ला मुस्कुराते हुए, सेठ जी थोड़े पैसे उधार चाहिए, एक जरूरी काम है। सेठ नाक सिकोड़ते हुए, उधार? और तुमसे लौटाओगे कैसे? मुल्ला, सेठ जी मुझे आपकी आंखों में भरोसा दिखाई देता है। सेठ हंस पड़ा, अरे वाह, ठीक है, लो 100 अशर्फिया, लेकिन 2 हफ्ते में लौटाना पड़ेगा। मुल्ला ने धन्यवाद कहा और निकल पड़े। फिर वही बात लालचंद, मुबारक मियाँ और जुल्फी मियाँ से की। हर किसी से अलग अलग बहाने लगाए, कभी दवाइयों के लिए, कभी किसी रिश्तेदार के लिए, कभी गाय के इलाज के नाम पर, और सबने थोड़ा थोड़ा दे ही दिया। कुल मिलाकर मुल्ला के पास अब 400 अशर्फिया थीं। अगले ही दिन मुल्ला ने गांव के चौक में एक घोषणा कर दी, कल से मेरी दुकान खुलेगी, लेकिन ये दुकान बाकी दुकानों जैसी नहीं होगी। यहाँ कोई सामान नहीं बिकेगा, फिर भी हर कोई खरीदने आएगा। गांव में खलबली मच गई। क्या बेचेंगे मुल्ला? शायद कोई जादू की चीज, या फिर उनके गधे की पूंछ से बनी दवाई। अगले दिन मुल्ला ने चौक में एक टेंट लगाया। टेंट के बाहर तख्ती लगी थी, यहाँ वो मिलेगा जो तुम कभी खरीद नहीं सकते। भीड़ उमड़ी, किसान, मजदूर और चारों अमीर भी चुपचाप भीड़ में घुसे हुए थे। मुल्ला ने टेबल पर खाली कटोरी रखी और बोला, इस कटोरी में एक सिक्का डालो और मैं तुम्हें इंसानियत का फल दूंगा। लोगों ने सिक्के डाले और मुल्ला ने हर किसी को एक छोटा सा लिफाफा थमाया। लिफाफे में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, जब तुमसे कोई मदद मांगे तो पहले उसकी जरूरत देखो, न कि उसकी जेब। लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन अमीरों के माथे पर शिकन थी। ये क्या मजाक है? तीसरे दिन मुल्ला गायब हो गया। चारों अमीर परेशान, हमारा पैसा। वे मुल्ला के घर पहुंचे। घर बंद था, लेकिन बाहर एक चिट चिपकी थी, आपका पैसा उस जगह गया है जहां आपने कभी झांक कर नहीं देखा, दूसरों की तकलीफों में। सेठ हमीदुल्ला चिल्लाया, ये तो धोखा है। लेकिन तभी गांव के गरीब लोग इकट्ठा होकर बोले, मुल्ला ने हमारी दवाइयां दिलाई, गायों का इलाज करवाया, बच्चों की किताबें दिलवाईं। आप चारों ने अनजाने में हमारी मदद की है। सन्नाटा छा गया। जुल्फी मियाँ बोला, तो हमने गलती से भलाई कर दी। मुबारक मियाँ हंसा, और शायद जिंदगी में पहली बार। 3 दिन बाद मुल्ला वापस लौटे। चारों अमीर गुस्से में तैयार थे, लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा मुल्ला गांव के बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। सेठ हमीदुल्ला बोला, तुमने हमसे झूठ कहा। मुल्ला मुस्कुराए, मैंने सिर्फ वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे, और वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। लालचंद झेंप गया। मुल्ला बोले, क्या अब तुम चाहोगे कि तुम्हारा पैसा वापस कर दूं? सबने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। नहीं मुल्ला, तुमने जो किया वो पैसा नहीं, सबक था। अब गांव में एक नया रिवाज बन गया था।
हर अमीर अपने मुनाफे का एक हिस्सा मुल्ला कोष में देता और उस पैसे से गरीबों की मदद होती। मुल्ला का मजाक पहले सब उड़ाते थे, लेकिन अब उनकी बातों में हकीकत दिखती थी। और मुल्ला, वो बोले, अगर किसी का दिल बदलना है तो उसकी जेब से शुरू करना पड़ता है। गांव में अब हर कोई मुल्ला को सलाम करता था। लेकिन एक दिन अचानक मुल्ला ने फिर ऐलान कर दिया, मैं अब सबसे उधार नहीं लूंगा, बल्कि कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे जबरदस्ती पैसा देने आएंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और मुल्ला क्या नया चमत्कार करने वाले हैं? डॉट। अब खिजराबाद गांव में सब कुछ बदलाव सा था। अमीर अब गरीबों की मदद करते, मुल्ला कोष चल पड़ा था और लोग पहले से ज्यादा हंसने लगे थे। लेकिन जहां हंसी और इंसानियत बढ़ी, वहां एक चीज कम हो गई थी, मुल्ला की शरारतें। और जब मुल्ला नसरुद्दीन 2 हफ्ते तक कोई तमाशा न करे तो समझ लो गांव में कुछ गड़बड़ है। एक सुबह लोगों ने देखा कि चौपाल के बीचों बीच मुल्ला नसरुद्दीन खड़े हैं, हाथ में माइक पकड़े। हाँ, उस जमाने में भी उनके पास माइक था, भले वो नारियल के खोल से बना हो। और उन्होंने ऐलान किया, अब मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं कि कल से तुम सब अपने पैसे लेकर खुद मेरे पास दौड़ोगे। गांव वालों की हंसी छूट गई। लालू बढ़ी, मुल्ला फिर कोई मजाक करेगा। फातिमा चाची, पिछली बार भी यही बोला था, अब क्या बेचोगे? हवा। सेठ हमीदुल्ला मुस्कुराकर, मुल्ला, अब हमारे पास बेवकूफ बनने का अनुभव है। मुल्ला ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह 10 बजे मेरी हवेली के बाहर एक कतार लगी होगी। जो आएगा वो मुस्कुराता जाएगा। अगली सुबह 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। गांव में चर्चा गर्म थी। कुछ मिलेगा क्या? फिर कोई सीख की पर्ची तो नहीं? इस बार तो मैं पक्का चिल्लाऊंगा अगर कुछ अजीब निकला। लेकिन जब लोग पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। मुल्ला की हवेली के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, आज सिर्फ एक सवाल, उत्तर दो या पैसा दो। नीचे लिखा था, सवाल, इंसानियत क्यों मर रही है? जवाब दो या एक अशरफी मेरी हंसी के नाम पर छोड़ जाओ। पहला आदमी आया, मुंशी इकरामुद्दीन। मुल्ला ने कहा, बताओ इंसानियत क्यों मर रही है? इकरामुद्दीन सोचता रहा, माथा खुजाया, फिर चुपचाप एक अशरफी कटोरी में डालकर चला गया। दूसरा आया, रहीम हलवाई। उसने कहा, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। मुल्ला बोले, तो क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? रहीम सकपका गया और कटोरी में 2 अशरफियां छोड़ गया। तीसरा आया, सेठ हमीदुल्ला। उसने कहा, क्योंकि लोगों में स्वार्थ है। मुल्ला ने तुरंत पूछा, तो जब तुमने जरूरतमंद को दरवाजे से लौटाया तब कौन सा स्वार्थ नहीं था? सेठ ने लंबी सांस ली, मुस्कराया और 5 अशरफियां डाल दी। लोग एक एक करके आते गए और या तो जवाब देकर खुद ही हंसी के पात्र बनते या पैसे छोड़कर निकलते। एक आदमी ने तो गुस्से में आकर कहा, क्यों पैसे ले रहे हो तुम? मुल्ला मुस्कराए और बोले, क्योंकि मुझे मालूम है कि जवाब हर किसी के पास है, पर सच्चा जवाब किसी के पास नहीं। गांव के बच्चे ये सब तमाशा देख रहे थे। तभी एक 12 साल का लड़का, छोटा गुल्लू, आया। मुल्ला ने उससे भी वही सवाल पूछा, इंसानियत क्यों मर रही है? गुल्लू ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि बड़े लोग सवालों को जवाब से ज्यादा तर्क बनाकर सुनते हैं और मदद करने से पहले दिमाग लगाते हैं। मुल्ला ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, गुल्लू,
तू तो मेरा उत्तर ले गया। मुल्ला ने गुल्लू को कटोरी से 10 अशर्फियां निकालकर दे दी। भीड़ सन्नाटे में थी। शाम को जब पूरी कटोरी भर चुकी थी, मुल्ला खड़े हुए और बोले, मैंने तुमसे पैसे मांगे लेकिन जबरदस्ती नहीं की। मैंने तुम्हारे जवाब मांगे लेकिन जज नहीं किया। मैंने बस एक सवाल उठाया और तुमने खुद अपने मन का जवाब खोजा। भीड़ खामोश थी लेकिन चेहरे मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला बोले, सच्चे सवाल जवाब से ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जवाब बदल सकते हैं लेकिन सवाल ज़मीर को हिलाते हैं। अब हर महीने गांव में सवाल दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन हर कोई किसी ना किसी से सिर्फ एक सवाल पूछता और जवाब चाहे जो भी हो, सब मिल बांटकर हंसते और सोचते। मुल्ला का मकसद पूरा हुआ और गांव के लोग अब वो न सिर्फ इंसान थे बल्कि सोचने वाले इंसान बन चुके थे। सब सोच ही रहे थे कि अब मुल्ला और क्या नया करेंगे। तभी मुल्ला ने एक दिन गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मैं अब किसी से सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई मुझसे सवाल पूछेगा और मैं हर सवाल का एक ही जवाब दूंगा। लोग हंसने लगे, पर सवाल अब उनके मन में था। आखिर ऐसा क्या जवाब होगा जो हर सवाल पर फिट बैठेगा? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जब मुल्ला नसरुद्दीन ने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, लोग परेशान, गुस्से में, चौंके हुए, लेकिन जब वो जवाब समझ आता है तो सब झुककर सलाम करते हैं। खिजराबाद गांव में सुबह का वक्त था। चाय, खटिया और गप्पों का दौर चल रहा था। तभी चौपाल पर ढोल बजा और ढोल के पीछे वही जाना पहचाना चेहरा, मुल्ला नसरुद्दीन। उन्होंने मुस्कराते हुए ऐलान किया, अब मैं हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, चाहे तुम पूछो कुछ भी। लोग पहले तो हंसे, फिर चौंके और फिर बौखलाए। सलीम दर्जी बोला, मतलब हम कुछ भी पूछें और तू एक ही जवाब देगा? मुल्ला मुस्कराया, हाँ, और वही जवाब सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। लालू किसान आया और बोला, मुल्ला, खेत सूख रहे हैं, ये बता बारिश कब होगी? मुल्ला ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है। लालू बोला, अरे ये क्या जवाब हुआ? मुल्ला मुस्कराया, क्यों? क्या तुम कल तक खेत नहीं जोत रहे थे? अब अगर मैं कहूं कि अब वक्त आ गया है तो क्या तुम रुक जाओगे या और मेहनत करोगे? लालू सोच में पड़ गया। रमजान हकीम ने अपना दुख सुनाया, बीवी मुझसे बात नहीं करती मुल्ला, कोई इलाज बता। मुल्ला फिर बोला, अब वक्त आ गया है। रमजान ने माथा पकड़ा, मतलब? मुल्ला बोले, अब वक्त आ गया है कि तुम बोलने से ज्यादा सुनो, शिकायत करने से पहले समझो। बीवी कोई गूंगा रेडियो नहीं है। भीड़ में ठहाका गूंज गया। रहीम हलवाई चिल्लाया, मुल्ला, सेठ हमीदुल्ला ने मुझसे उधार लिया था, अब लौटा नहीं रहा, क्या करूं? मुल्ला ने कहा, अब वक्त आ गया है। रहीम भड़क गया, हर बार यही जवाब? मुल्ला बोले, हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक बोलकर मांगो और सेठ को एहसास हो कि इंसान की इज्जत उसके वक्त पर लौटाए गए कर्ज से होती है। भीड़ ने तालियां बजाईं और सेठ हमीदुल्ला की गर्दन शर्म से झुक गई। अब लोगों को लगने लगा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। बख्तावर पंडित बोले, मुल्ला, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था, पानी गर्म कब होगा? और तूने जवाब दिया, अब वक्त आ गया है। क्या मतलब इसका? मुल्ला बोले,
मतलब ये कि उठ, चूल्हा जला, हाथ चला, अब वक्त आ गया है मेहनत का। बख्तावर चुप हो गया। अब गांव वालों को एहसास होने लगा, मुल्ला का एक जवाब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि झटका था। अब मुल्ला ने एक छोटा स्टॉल खोला। एक सवाल एक जवाब गैर हटाया नहीं जा सकता। लोग आते, सवाल पूछते और हर बार वही जवाब मिलता। अब वक्त आ गया है। और धीरे धीरे जवाब काम करने लगा। आलसी मेहनत करने लगे। गुस्सैल लोग शांत हो गए। जो टालते थे वो एक्शन में आ गए। एक दिन फिर वही बच्चा गुल्लू आया। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला तू हर किसी को एक ही जवाब क्यों देता है? मुल्ला कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, क्योंकि हर कोई जानता है उसे क्या करना है, वो सिर्फ टालता है। और जब कोई कह दे कि अब वक्त आ गया है तो फिर बहाना नहीं चलता। गुल्लू बोला, तो क्या हर सवाल का सही जवाब समय पर एक कदम उठाना होता है? मुल्ला मुस्कराए, बिल्कुल। अब गांव में एक नई बात होती थी। जहां पहले लोग कहते थे, कल करेंगे, देखेंगे, अब वो कहते थे, अब वक्त आ गया है। गांव में सुधार आया, रिश्ते बेहतर हुए, आलस घटा और हर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो कहती थी, हाँ अब हम वाकई जाग गए हैं। एक दिन किसी ने मुल्ला से पूछा, अब तू अगला क्या करेगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं चला जाऊं और तुम सब खुद के सवालों का जवाब ढूंढो। इतना कहकर मुल्ला गांव से निकल गए। करीब एक महीना बीत चुका था। खिजराबाद गांव में अब भी लोग एक दूसरे से कहते, भाई अब वक्त आ गया है। लेकिन तभी एक सुबह फिर वही पुरानी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन की गधे की आवाज। लेकिन हैरानी की बात ये थी, मुल्ला सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में थे, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। लेकिन उनके होंठ बंद थे। न सलाम, न कहानी, न हंसी, न तर्क। वो बस गधे पर बैठकर गांव में घूमते रहे, बिना कुछ बोले। गुल्लू बच्चा सबसे पहले दौड़ा और चिल्लाया, मुल्ला आ गए। लेकिन आज तो उन्होंने मुझसे हंसी भी नहीं की। बीबी हमीदा ने कहा, जरूर कोई बड़ी बात है। मुल्ला अगर चुप हैं तो मतलब जरूर है। अब पूरा गांव उन्हें घेर कर बैठ गया। पंडित जी ने पूछा, मुल्ला क्या हाल है? कोई जवाब नहीं। किसी ने पूछा, भूख लगी है? मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं। हर कोई बेचैन था। ये चुप्पी ज्यादा बोल रही थी जितना बोल कभी नसरुद्दीन ने किया हो। मुल्ला के पास एक पुरानी झोली थी। वो झोली खोली और उसमें से निकाले एक एक टूटी हुई घड़ी, दो एक ताला, तीन और एक शीशा। उन्होंने तीनों चीजें जमीन पर सजा दी और फिर चुपचाप बैठ गए। अब तो गांव वाले तड़प उठे, ये क्या संकेत है? तू बोल क्यों नहीं रहा? ये घड़ी क्यों? ताला किसके लिए? और आईना? गुल्लू सबसे आगे आया। उसने कहा, मुल्ला शायद कहना चाहते हैं कि घड़ी टूटी है यानी हमने समय को बर्बाद किया। ताला यानी हम अपने दिमाग को बंद कर चुके हैं। और शीशा ताकि हम खुद को पहचान सकें। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जैसे पहली बार खुद का चेहरा देखा हो। अब मुल्ला उठे, झोली समेटी
और एक आखिरी काम किया। उन्होंने ताले को आईने से बांधा और घड़ी को उस पर टिका दिया। फिर गधे की पीठ पर रखा और चलते बने बिना कुछ बोले। गांव वाले अब समझ चुके थे। मुल्ला कहना चाहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने बंद दिमाग को खोलें, खुद को पहचानें और समय की कदर करें, वरना जीवन यूं ही बीत जाएगा। अब खिजराबाद बदल रहा था। बोलने वाले सुनने लगे, जो लड़ते थे समझने लगे, जो समय गवाते थे वक्त का हिसाब रखने लगे। हर दीवार पर, हर दुकान पर एक पंक्ति लिखी जाने लगी, शब्दों से ज्यादा असरदार होती है सही चुप्पी। अब गुल्लू स्कूल में हर सवाल का जवाब देने लगा। टीचर ने एक दिन पूछा, इतना सब कैसे समझा बेटा? गुल्लू मुस्कराया, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कुछ सिखाया। बोलने से ज्यादा जरूरी होता है समझना। मुल्ला फिर कहीं गुम हो गए, लेकिन वो ताला, वो घड़ी और वो शीशा अब गांव की पंचायत भवन में रखे हैं, एक छोटे से बोर्ड के नीचे। जब मुल्ला नसरुद्दीन बिना कुछ बोले सबसे बड़ी बात कह गए, एक रोचक, हास्यपूर्ण और गूढ़ कहानी, चुप्पी में छुपा ज्ञान। करीब 1 महीना बीत चुका था। खिजराबाद गांव में अब भी लोग एक दूसरे से कहते फिरते, भाई अब वक्त आ गया है, अब मुल्ला लौटेंगे, पता नहीं क्या नया हंगामा लाएंगे। लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक सुबह गांव के मुख्य रास्ते से खड़खड़ाती आवाज आई, गधे की चाल से उठती मिट्टी की धूल, और उस पर बैठा वही पुराना दोस्त, मुल्ला नसरुद्दीन। लेकिन कुछ बदलाव सा था। मुल्ला सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में थे, सिर पर साफा, आंखों पर काले चश्मे और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी। गधे की पीठ पर लटक रही थी एक पुरानी झोली। सबसे अजीब बात ये थी, मुल्ला कुछ बोल नहीं रहे थे। न सलाम, न हंसी, न मजाक, बस चुप, बिल्कुल चुप। गुल्लू बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, मुल्ला, मुल्ला, आप आ गए। मुल्ला मुस्कराए लेकिन बोले कुछ नहीं। बीबी हमीदा बाहर आईं, अरे वाह, हमारे मुल्ला जी, चाय पिएंगे? मुल्ला ने बस सिर झुका दिया। अब पूरा गांव हैरान। जो आदमी बिना बोले एक घड़ी भी नहीं काट सकता था, आज वो दिन भर में एक शब्द तक नहीं बोल रहा। दोपहर को मुल्ला गांव की चौपाल पर पहुंचे। हर कोई उनकी चुप्पी से परेशान। पंडित जी बोले, मुल्ला कुछ कहो तो। चौधरी साहब ने पूछा, तबीयत ठीक है? हकीम साहब बोले, क्या मुंह में जुबान नहीं बची? लेकिन मुल्ला बस मुस्कराते रहे। और फिर धीरे से झोली खोली। झोली से निकले 3 अजीब चीजें। एक टूटी हुई घड़ी, 2 एक ताला, 3 एक छोटा सा शीशा। मुल्ला ने तीनों चीजें जमीन पर रखीं। फिर वही चुप्पी। अब तो गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये क्या मजाक है? कोई संकेत है क्या? क्या कहना चाहते हैं? गुल्लू धीरे से आगे आया। वो ध्यान से तीनों चीजों को देखने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, शायद मुल्ला हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। सबने ध्यान से उसकी बात सुनी। घड़ी टूटी हुई है, मतलब हमने समय को बर्बाद किया है। ताला, शायद हमारा दिमाग बंद हो गया है। और शीशा, ताकि हम खुद को देख सकें, समझ सकें कि गलती कहाँ हो रही है। एकाएक सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने गर्दन हिलाई। हूं, बात में दम है। बीबी हमीदा की आंखें भर आईं।
सच कह रहे हैं, हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है बोलने बोलने में। अब मुल्ला उठे। उन्होंने ताले को आईने से बांधा और घड़ी को ऊपर टिका दिया। फिर वो पूरा सेटअप गधे की पीठ पर रखा। गधे की रस्सी खींची और बिना एक शब्द बोले चुपचाप गांव से बाहर चले गए। गांव वालों की आंखें पीछे तक मुल्ला को देखती रहीं। और तभी किसी ने धीरे से कहा, आज मुल्ला ने बोलकर नहीं, चुप रहकर सबसे बड़ी बात कह दी। उस शाम गांव की पंचायत में तय हुआ, इन तीनों चीजों को गांव के मंदिर के बाहर रखा जाएगा, एक स्मारक के रूप में। संगमरमर की पट्टी पर खुदवाया गया। समय को बर्बाद मत करो, अपने बंद दिमाग को खोलो, और कभी कभी खुद को देखना भी जरूरी है। गुल्लू अब स्कूल में सबसे समझदार बच्चा बन गया था। टीचर ने पूछा, इतना ज्ञान कहाँ से आया? गुल्लू मुस्कराया। जब मुल्ला नसरुद्दीन कुछ नहीं बोले, तब मैंने पहली बार सब कुछ सुना। 3 दिन बीत चुके थे। गांव की चौपाल पर अब एक नया नियम बन गया था। हर सुबह लोग 5 मिनट मौन रहते थे। बिना कुछ बोले बस खुद से सवाल पूछते थे। मैंने समय का क्या किया? क्या मेरा मन खुला है? क्या मैंने खुद को देखा है? उस रात आसमान में चांद आधा था। गुल्लू छत पर बैठा था जब उसे दूर से फिर वही खड़खड़ाहट सुनाई दी। गधे की चाल, लेकिन इस बार धीमी। गुल्लू भागा भागा गांव वालों को बुलाने गया। मुल्ला फिर आए हैं, लेकिन शायद आखिरी बार। गांव वाले दौड़ पड़े। सबने देखा, मुल्ला नसरुद्दीन आ रहे हैं। सफेद कपड़े अब थोड़े मैले थे। चेहरा थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। मुल्ला चौपाल के बीच आकर रुके। उन्होंने गधे से झोली उतारी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। और फिर मुल्ला ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। धीरे से बोले, मैंने देखा, जब मैं बोलता था तुम हंसते थे। जब मैं चुप रहा तब तुमने सोचना शुरू किया। अब बताओ, क्या मैं फिर से बोलूं या हमेशा के लिए चुप हो जाऊं? गांव में गहरी खामोशी छा गई। चौधरी साहब आगे आए, बोले, मुल्ला, आपने जो सिखाया वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। लेकिन अब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। गुल्लू ने साहस करके पूछा, मुल्ला, जब आपने सबको कर्ज में डुबोया था और फिर सिखाया, फिर चुप्पी में घड़ी, ताला और आईना दिया, अब आखिर में आप हमें क्या देकर जा रहे हैं? मुल्ला मुस्कराए। उन्होंने झोली से एक खाली कटोरा निकाला, सबको दिखाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, बस तुम्हारा लोभ वापस ले जा रहा हूं। आखिरी सीख। मुल्ला बोले, जब तक तुम्हारे मन में लोभ है, न समय की कीमत समझोगे, न अपने विचार खोलोगे, और न खुद को साफ देख पाओगे। इसलिए मैं जा रहा हूं तुम्हारा लोभ लेकर। अब तुम खाली हो, अब तुम सच्चे हो। उस सुबह मुल्ला ने गांव छोड़ा। ना कोई विदाई समारोह, ना कोई शोर। बस सबकी आंखें नम थीं और दिल में एक शांति। गधे की पीठ पर अब वही कटोरा लटका था, खाली लेकिन भारी, क्योंकि वो लोगों का लोभ ढो रहा था। वर्षों बाद गुल्लू बड़ा हो चुका था, गांव का शिक्षक बन गया था। हर साल मुल्ला दिवस मनाया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता, समय की कद्र करो, मन को खोलो और खुद को पहचानो, और जब जरूरत हो चुप रहो।
कहानी 3। खिजराबाद गांव में सुबह की शुरुआत आम तौर पर मुर्गे की बांग, चाय की चुस्की और ताज़ा अफवाहों से होती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ थोड़ा अलग था। चौपाल पर चारों ओर कानाफूसी हो रही थी। सुना क्या? आज कोर्ट में नया मुकदमा दर्ज हुआ है। अरे वो तो रोज होते हैं, लेकिन इस बार मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद अपने ऊपर केस किया है। क्या? गांव के लोग आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। गांव की छोटी सी अदालत में हाकिम जनाब इमरान बेग साहब बैठे थे। वे खुद भी मुल्ला के किस्सों के फैन थे, मगर आज तो हद ही हो गई थी। कोर्ट की घंटी बजी और पेशकार ने ऐलान किया, मुल्ला नसरुद्दीन बनाम मुल्ला नसरुद्दीन। हाकिम साहब की हंसी छूटते छूटते बची। मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़े, सिर पर टोपी, आंखों में गंभीरता और हाथ में एक फाइल। बोले, जनाब मैं इस बात से तंग आ चुका हूं। मैं मुल्ला नसरुद्दीन खुद से बेहद परेशान हूं। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझसे ही आजाद कर दिया जाए। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। हाकिम साहब ने चश्मा सीधा किया और मुस्कराकर पूछा, तो मुल्ला साहब आप अपने ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं? मुल्ला बोले, बहुत सारे हैं हुजूर। एक, ये आदमी मैं हर रोज नया प्रयोग करता है जिससे दूसरों को हंसी आती है, और मुझे भी। 2, ये खुद को कभी गधा का प्रोफेसर बनाता है, कभी खुद को ही चोर साबित करता है। 3, हर समय दूसरों को आईना दिखाता है, लेकिन खुद अपने बाल भी ठीक से नहीं संवारता। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के केसरिया रंग में रंगा हुआ था। चिड़ियों का शोर और बैलों की घंटियां किसी गीत की तरह बज रही थीं। गांव के चौराहे पर मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा था, सिर पर अपनी वही पुरानी जर्जर टोपी, एक हाथ में छड़ी और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। गांव वालों ने देखा कि मुल्ला ने आज फिर कोई नया तमाशा खड़ा करने की तैयारी कर ली है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब धीरे धीरे उनके चारों ओर जमा होने लगे। लो भई, आज कौन सी बुद्धि की नई गठरी खोलने वाला है ये आदमी, चंदू हलवाई ने कहा। मुल्ला ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, सुनो, आज से मैंने तय किया है, जो मुझे हरा दे वही मेरा गुरु होगा। सन्नाटा छा गया। गांव वाले पहले तो हंसे, फिर चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। अरे ओ मुल्ला, क्या किसी पागल बाबा से मिल आए हो? तू और हारना। तू तो बहस में खुद को खुदा समझता है। मुल्ला मुस्कुराया, मैंने कह दिया। अब जिसे लगता है कि मुझसे जीत सकता है वो आ जाए। खेल कोई भी हो सकता है, बहस, बुद्धि, चालाकी या सवाल जवाब। जो जीतेगा वो मेरा गुरु बनेगा और मैं सिर झुका दूंगा। अगली सुबह चौपाल पर गांव के सबसे बड़े पंडित ज्ञानदास जी अपनी धोती संभालते हुए आ पहुंचे। मुल्ला, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूं। मुल्ला ने हाथ जोड़े, पंडित जी, आपकी सेवा में हाजिर हूं। पंडित बोले, मैं तुमसे एक शास्त्रीय सवाल पूछूंगा, अगर तुम उत्तर न दे पाए तो मुझे गुरु मानना पड़ेगा। सवाल था, वेदों के अनुसार संसार का मूल तत्व क्या है और क्या वो स्थिर है या बदलता रहता है? मुल्ला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मूल तत्व है मूर्खता, और वो कभी नहीं बदलती। सारा चौपाल हंसी से गूंज उठा। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया। मूर्खता? तू तो वेदों का अपमान कर रहा है। मुल्ला सिर झुकाता है, आपकी विद्वता के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। आप मेरे पहले गुरु बने। लोग चौंक गए। मुल्ला हार गया, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ और कह रही थी। भाग 3, दूसरे खिलाड़ी पहलवान भोला।
अगले दिन गांव का ताकतवर पहलवान भोला आया। मुल्ला, तू बहस में हार गया, अब तो कुश्ती लड़, ताकत का मुकाबला कर। मुल्ला ने अपनी पतली बाहें उठाईं और कहा, चलो गुरुदेव। कुश्ती शुरू हुई। भोला ने एक ही झटके में मुल्ला को जमीन पर पटक दिया। हाँ हाँ, देखा, गुरु बना मैं अब तेरा। मुल्ला जमीन पर लेटे लेटे मुस्कुराया। आप तो बहुत बड़े गुरु निकले, आपसे तो दर्द भी ज्ञान देने लगा। लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ को लगा मुल्ला जानबूझकर हार रहा है। अब बारी थी गप्पू की, जो गांव का सबसे बड़ा झूठा था। मुल्ला, अब देख जुबान की तलवार कैसे चलती है। गप्पू ने कहा, मैंने एक बार हाथी को जेब में रखा और ऊंट से फुटबॉल खिलाई। मुल्ला बोला, वाह गुरुजी, फिर आपने उस ऊंट को ऑस्ट्रेलिया टीम में भेजा क्या? गप्पू हंस पड़ा, तू तो मुझे टक्कर दे रहा है। मुल्ला सिर झुकाता है, नहीं नहीं, आप ही गुरु हो, आपने तो झूठ को भी कविता बना दिया। हर दिन कोई न कोई आता, कोई पहेली लेकर, कोई गाना लेकर, कोई चुटकुला, कोई तर्क वितर्क, और हर बार मुल्ला मुस्कुराकर हार मान लेता। हर हार के बाद उसका सिर थोड़ा और झुकता, और लोगों की गर्दनें थोड़ी और ऊंची उठती। गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक जो मानते थे कि मुल्ला पागल हो गया है, दूसरे जो सोचने लगे थे, ये हार कहीं जीत की ओर तो नहीं। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसके हाथ में एक टूटी कमंडल, आंखों में गहराई और पांव में थकावट थी। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, बाबा, आप भी मुझे हरा सकते हैं क्या? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमंडल से पानी निकाला और मिट्टी में डाल दिया। मुल्ला ने ध्यान से देखा, वहां से एक छोटा पौधा निकल आया। वो समझ नहीं पाया, बोला, ये क्या? बूढ़ा मुस्कराया, जिस दिन तू बिना बोले भी सिखा सके, उस दिन तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं होगा। लेकिन वो दिन आज नहीं है। मुल्ला का चेहरा बदल गया। वो झुक गया, गहराई से, सच्चाई से। और पहली बार उसकी हार में चुप्पी थी। अब लोगों ने मिलकर सवाल किया, मुल्ला, तू हर किसी से हारता रहा क्यों? मुल्ला खड़ा हुआ, मुस्कुराया, क्योंकि जब मैं जीतता था तो अकेला होता था, और जब मैं हारने लगा तो हर कोई मेरा गुरु बन गया। लोग सन्न थे। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मैं कुछ सीख सकता हूं। कभी विद्वता, कभी ताकत, कभी चुटकी, कभी चुप्पी। और अगर मैं सब में से कुछ सीख लूं, तो क्या मैं सच में हारा हूं? गांव वाले सोच में पड़ गए। पंडित जी बोले, मैंने विद्या से हराया था, लेकिन अब लगता है खुद ही हार गया। भोला बोला, मेरी ताकत से उसका दिल न हिला तो जीता कौन? गप्पू बोला, जिसने झूठ को हंसी में बदल दिया, वो हारा कहाँ? साधु फिर बोला, जो खुद को हार में भी छोटा करे, वही सबसे बड़ा होता है। और तभी सबने मिलकर कहा, मुल्ला, तू ही हमारा गुरु है। मुल्ला हंसा, सिर खुजाया और बोला, तो क्या अब से सब मुझे पढ़ाएंगे या मैं सबको? गांव में फिर हंसी गूंज गई। लेकिन उस दिन से लोग हर एक में गुरु देखने लगे। अंतिम सीख, सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम हार को भी स्वीकार कर लें और हर व्यक्ति को सीख का स्रोत माने। जो हर किसी में गुरु देखे, वही असल में सबसे बड़ा विजेता होता है। कहानी 4। शहर में सनसनी मच गई थी। राजा ने नया आदेश जारी किया था, जो भी दरबार में झूठ बोलेगा, उसकी जुबान काट दी जाएगी। बिल्कुल साफ, सख्त और डरावना हुक्म। दरबार के मुख्य द्वार पर बड़ा सा बोर्ड टंगवा दिया गया।
केवल सत्य बोलने वालों का स्वागत है। झूठ बोलने वाले को जुबान गंवानी पड़ेगी। लोग सहम गए। दरबार में जाकर बोलना बंद हो गया। मंत्री, सिपाही, दरबारी सब एक दूसरे की बातों पर शक करने लगे। कोई मजाक में भी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन जहां पूरा शहर डर के साए में जी रहा था, वहीं एक दोपहर को मुल्ला नसरुद्दीन दरबार की ओर ठाठ से चले आ रहे थे। पगड़ी तिरछी, मूछें ऐंठी हुई और आंखों में वही पुराना शरारती चमक। सिपाही ने दरवाजे पर रोका। मुल्ला, ध्यान रहे, अगर झूठ बोले तो जुबान जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए, मैं तो सच ही बोलूंगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि झूठ है। सिपाही ने माथा पकड़ लिया। दरबार के अंदर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। मंत्री, वजीर, विद्वान सब मौन। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं दरबार में 3 बातें कहने आया हूं, और मैं दावे से कहता हूं वो तीनों झूठ होंगी। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। राजा ने आंखें तरेरी। मुल्ला, अगर तू खुद मान रहा है कि तीनों बातें झूठ हैं तो तेरी जुबान अभी कटेगी। मुल्ला बोला, बस सुन लीजिए, फिर जो उचित लगे कीजिएगा। राजा ने इशारा किया, बोलो। पहला झूठ। मुल्ला बोला, महाराज, मैंने आज सुबह राजमहल में नाश्ता किया था आपकी थाली से। दरबार में हंसी गूंज गई। मंत्री बोला, झूठ है, आज तो मुल्ला आया ही नहीं था। राजा गुस्से में, ये पहला झूठ है। अगला कहो। दूसरा झूठ। मुल्ला, कल रात को मैंने सपने में देखा कि मैं राजा बना और आपने मुझे सलामी दी। राजा भड़क उठा, ये सपना है, हकीकत नहीं। दूसरा झूठ भी पकड़ा गया। मुल्ला ने गर्दन झुकाई, ठीक है महाराज। अब तीसरा झूठ। तीसरा झूठ। मुल्ला, और तीसरा झूठ ये है कि मैंने जो पहले 2 झूठ बोले वो दरअसल सच थे। पूरे दरबार में सन्नाटा। मुल्ला मुस्कुराता रहा। राजा उठ खड़ा हुआ, रुको। अगर तीसरा झूठ है तो इसका मतलब है कि पहले 2 झूठ नहीं थे, वे सच थे। और अगर वो सच थे तो तुमने झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर तीसरा सच था तो तुमने पहले 2 बार झूठ बोला। मंत्री ने माथा पकड़ा, महाराज, ये तो पहेली हो गई। राजा बोला, नहीं, ये बुद्धि है, और चालाकी भी। अगर हम कहें कि मुल्ला ने झूठ बोला तो हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी बात सच थी और कौन सी झूठ। पर अगर हम उसे सजा दें तो हम खुद साबित करेंगे कि हम झूठ और सच में फर्क नहीं कर सकते। और फिर राजा ने ठहाका लगाया, मुल्ला, तूने झूठ बोलकर सच को हरा दिया और फिर सच बनकर झूठ को जीत लिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने हुक्म दिया, आज से ये बोर्ड हटाया जाएगा। सिर्फ डर से सच निकलवाना बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि सोचने की आजादी देना ज्यादा जरूरी है। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, सच को जबरदस्ती निकलवाओगे तो वो भी डर के मारे झूठ बन जाएगा। मुल्ला दरबार से बाहर निकले, भीड़ जमा थी। किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम बच कैसे गए? मुल्ला बोले, मैंने झूठ तो बोला, पर ऐसा कि सच भी सोच में पड़ गया, मैं कौन हूं। भीड़ हंस पड़ी और फिर पूरा शहर जान गया। जहां जुबान पर डर हो वहां मुल्ला नसरुद्दीन अपनी अक्ल लेकर जरूर पहुंचते हैं। समाप्त। कहानी 5। गर्मियों की एक दोपहर थी। शहर के सबसे बड़े सभागार में एक विशाल विद्वान सम्मेलन रखा गया था।
राजा ने पूरे राज्य के बुद्धिजीवियों को बुलाया था। दार्शनिक, गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, कवि और यहाँ तक कि पहेली बूझने वाले भी। सभी को एक चुनौती दी गई थी। जो सबसे प्रभावशाली भाषण देगा उसे सार्वकालिक बुद्धिमान की उपाधि मिलेगी। सम्मेलन में कुर्सियां लगी थीं, बीच में एक ऊंचा मंच था और उसके सामने बैठा था राजा खुद, अपनी रेशमी पोशाक और चमचमाते ताज के साथ। पहले आए पंडित विमलाचार्य। संस्कृत में इतनी कठिन बातें कहीं कि 15 श्रोता बेहोश हो गए। फिर आए तर्कशास्त्री सूरीनाथ। उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका खुद ही जवाब दिया, फिर खुद ही उससे असहमत हो गए। फिर आए इतिहासकार और उन्होंने 500 साल पुरानी बात बतानी शुरू की। लेकिन तब तक दोपहर के खाने का समय हो गया। राजा उबने लगा। दरवाजा खुला और अंदर आया मुल्ला नसरुद्दीन। कंधे पर कपड़े की थैली, सिर पर पुरानी पगड़ी और चप्पलों से धूल झड़ती हुई। सबने सोचा अब क्या तमाशा होगा। मुल्ला मुस्कुरा रहे थे। राजा ने पूछा, मुल्ला क्या तुम भी भाषण देने आए हो? मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ महाराज, लेकिन मेरा भाषण मौन रहेगा। मंच पर चढ़े मुल्ला। पूरा सभागार शांत। उन्होंने जेब से एक छोटी सी रोटी निकाली, उसे हवा में घुमाया, फिर धीरे से जमीन पर रख दी। सब हैरान। फिर मुल्ला ने अपने कपड़े की थैली से एक कांच का शीशा निकाला, उसे सूरज की रोशनी में ऊंचा किया और फिर नीचे रख दिया। फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया और 5 मिनट तक एकदम खामोश खड़े रहे। राजा इशारे से बोला, क्या चल रहा है? मुल्ला ने आंखें खोलीं और मंच से उतर आए, बिना एक शब्द बोले। किसी को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने गंभीरता से पूछा, मुल्ला तुमने क्या किया? मुल्ला बोले, महाराज मैंने रोटी रखकर कहा, आदमी की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं, समझ है। फिर शीशा दिखाकर कहा, हम दुनिया को देख तो लेते हैं पर खुद को नहीं देख पाते। और आंखें बंद करके बताया, सबसे ऊंचा ज्ञान वह है जो मौन में पाया जाता है। पूरा सभागार एक पल के लिए चुप रहा। फिर ताली बज उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरे सम्मेलन की सबसे जोरदार तालियां बिना बोले दिए गए भाषण के लिए थीं। राजा खुद खड़े हो गए। मुल्ला, आज तुमने वो कह दिया जो बड़े बड़े शब्दों में भी कोई नहीं कह पाया। अंत में एक युवा विद्वान दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला हमें ये कैसे सूझा तुम्हें मौन में बोलने का ख्याल? मुल्ला मुस्कुराए। जब सारे विद्वान बोल रहे थे तब कोई सुन नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद चुप रहूं तो लोग सोचने लगेंगे। कहानी 6। गांव में सुबह का समय था। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें जमीन को सुनहरा बना रही थीं। मगर उस सुबह एक और आवाज थी जो गांव वालों को चौंकाने वाली थी। सुनो, 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 आज से मेरा गधा मेरा गुरु है। ये मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज थी जो अपने गधे की पीठ पर खड़े होकर ऐलान कर रहे थे। गांव वाले जो मुल्ला की बातों के आदी थे, पहले तो मुस्कराए, फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब क्या नया तमाशा है? एक बुजुर्ग ने पूछा। गधा गुरु? क्या मजाक है? एक नौजवान बोला। मगर मुल्ला बड़े गंभीर थे। उन्होंने गधे को फूलों की माला पहनाई थी, उसके सामने अगरबत्तियां जलाई थीं और उसके लिए मिट्टी के दिए भी जलाए थे। आज से ये मेरा शिक्षक है,
मेरा मार्गदर्शक। मुल्ला बोले, मैं इससे सीखूंगा धैर्य, मौन और दुनिया की असली समझ। गांव में हलचल मच गई। अगले दिन गांव के चौराहे पर अजीब दृश्य देखने को मिला। एक बड़ी सी दरी बिछी थी, गधा बीच में बैठा था और उसके सामने मुल्ला नसरुद्दीन पालथी मारकर बैठे थे। हाथ में तख्ती थी और कान में बांसुरी। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखने आए। गुरुजी, आज क्या पढ़ाएंगे? मुल्ला ने गधे से पूछा। गधा चुप। बहुत अच्छा, मुल्ला बोले, देखा, आज मौन का पाठ है। सबसे बड़ा ज्ञान मौन में छुपा होता है। लोग हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़े ने धीरे से कहा, अरे, बात में दम तो है। एक हफ्ते तक यही चलता रहा। हर दिन मुल्ला गधे से एक सवाल करते और गधे की चुप्पी को एक उत्तर मानते। एक दिन मुल्ला ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य को सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए? गधा चुप। मुल्ला बोले, बिल्कुल सही। डरना चाहिए अपनी ही मूर्खता से। देखो, गुरुजी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मूर्खता पर शब्द ही नहीं खर्च करने चाहिए। अब गांव में चर्चा होने लगी। सच में गधा मौन रहकर सब कुछ समझा देता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने ऐलान किया, अब हर रविवार गधा प्रवचन देगा और जो सीखना चाहे वो दक्षिणा लाए। गांव वाले हंसते हुए आने लगे, कुछ तो मजाक में, कुछ उत्सुकता से। मुल्ला गधे के सामने बैठते और कहते, हे गुरुदेव, जीवन की सच्चाई बताइए। गधा कान हिलाता, पूंछ झटकता, कभी कभी मुंह से आवाज निकालता और मुल्ला उस हर हरकत को शिक्षा की तरह व्याख्या करते। देखो, मुल्ला बोले, गुरुजी ने अभी पूंछ हिलाई, इसका अर्थ है जीवन में बुरे विचारों को ऐसे झटक देना चाहिए। अब तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई गधे गुरु का भक्त बनने लगा। गांव के पंडित जी, जिनकी हमेशा से मुल्ला से खटपट रही थी, अब चिढ़ने लगे थे। एक दिन वो सभा में आए और बोले, मुल्ला, यह तमाशा बंद करो। गधा गुरु कैसे हो सकता है? ये पाखंड है। मुल्ला मुस्कराए, बोले, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आप गीता पढ़ते हैं, वेद जानते हैं। जरा ये बताइए, आप किसी को अपशब्द बोलते हैं? पंडित जी बोले, कभी नहीं। मुल्ला बोले, और अगर कोई आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे? पंडित जी बोले, मैं अनसुना कर दूंगा। मुल्ला बोले, तो आप गधे जैसे ही तो हैं। देखिए, मेरा गुरु कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आप भी नहीं देते। आप दोनों एक जैसे। गांव में ठहाका गूंज गया और पंडित जी मुंह लटकाकर चले गए। अब खबर राजा तक पहुंची। राजा ने संदेश भेजा, हमारे दरबार में अपने गधे गुरु के साथ आओ, हम भी ज्ञान पाना चाहते हैं। मुल्ला गधे को सजाकर दरबार ले गए। राजा ने पूछा, मुल्ला, क्या सच में ये गधा तुम्हारा गुरु है? मुल्ला बोले, हाँ महाराज, और आपके दरबार में बैठने से इसकी गुरुता प्रमाणित हो गई। राजा मुस्कराया, ठीक है, इसका कोई एक ऐसा ज्ञान बता दो जिससे हम भी प्रभावित हो जाएं। मुल्ला गधे की ओर मुड़े और बोले, गुरुदेव, बताइए, सबसे महान कौन है, राजा, दरबारी या प्रजा? गधा चुप। मुल्ला बोले, गुरुजी ने जवाब दे दिया, सबसे महान है मौन। क्योंकि राजा हुक्म देता है, दरबारी राय देता है, मगर गधा सिर्फ सहन करता है और फिर भी चलता है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया, फिर जोरदार तालियां बस उठीं। भाग। अब मुल्ला ने गांव में गधा विश्वविद्यालय खोल दिया। वहां क्लासें होती, विषय थे धैर्य शास्त्र, मौन विज्ञान, सहनशीलता और पीठ पर बोझ सहना 101। गांव के लोग पंजीकरण करवाने लगे। और फिर आया अंतिम दिन, गधा गुरु परीक्षा दिवस।
सवाल था, गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? उत्तर देने आए गांव के सब लोग। किसी ने कहा मौन, किसी ने धैर्य, किसी ने बोझ सहना। लेकिन जीत मिली उस बच्चे को जिसने कहा, गधा कुछ नहीं कहता, इसलिए हम खुद सोचने पर मजबूर होते हैं। असली गुरु वो है जो सवाल करे, जवाब तुम खोजो। मुल्ला खुश हुए। गधे ने कान हिलाए। कुछ महीनों बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐलान किया, अब गुरुजी को विश्राम चाहिए। अब हम उनसे जो सीखना था सीख चुके हैं। लोग उदास हो गए। लेकिन मुल्ला ने आखिरी दिन गधे को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी आपने सिखाया, बोलना जरूरी नहीं, चुप रहना भी जवाब होता है। जो सह सकता है वही बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जब लोग तुम्हें मूर्ख समझें तब भी मुस्कराते रहो, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति नहीं जानते। गधे ने एक लंबी ढेंचू की आवाज निकाली। गांव वालों ने कहा, अब तक की सबसे बड़ी बात तो आज कही। गधा फिर से एक आम गधा बन गया, मगर अब हर कोई उसे देख मुस्कराता था, झुकता था। और मुल्ला, वो अब भी चौराहे पर बैठते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है, बस तुम सीखने वाले बनो। कहानी 7। बहुत समय पहले की बात है। दो गांव थे, खरगापुर और भोंडापुर। नाम से तो दोनों अलग थे ही, पर सोच से तो जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हों। एक पूरब में, दूसरा पश्चिम में, और उनके बीच बहती थी एक सूखी सी नदी, जिसका पानी भी शायद इन दोनों की दुश्मनी से डरकर भाग गया था। ये दुश्मनी नई नहीं थी, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक बूढ़े ने बताया, जब मैं बच्चा था तब मेरी दादी कहती थीं, भोंडापुर वालों से बात मत करना, वो हमारे पुरखों की जमीन चुरा ले गए थे। उधर भोंडापुर में भी यही कहानी थी, बस पात्र उल्टे थे। छोटा बच्चा जब गिरता तो माँ कहती, देख, जरूर खरगापुर वाले की नजर लगी। गाय अगर दूध देना बंद कर दे तो झगड़ा, जरूर किसी ने भोंडापुर के कुएं का पानी पिया होगा। बोलचाल तो दूर, अगर गलती से कोई खरगापुर का लड़का भोंडापुर की लड़की की तरफ देख ले तो अगली सुबह गांव में पंचायत बैठती और दोपहर तक जूते पड़ते। इस तरह नफरत की दीवारें बन चुकी थीं, बिना ईंट, बिना सीमेंट, सिर्फ घमंड, अहंकार और पुरानी कहानियों से बनी हुई। पर अब हालात बिगड़ चुके थे। राजा को इस बात की खबर हुई। राजा ने गुस्से में आकर ऐलान किया, अगर 7 दिन में दोनों गांव अपनी दुश्मनी नहीं भूलते तो दोनों गांवों पर 2 गुना कर लगाया जाएगा। और अगर कोई विरोध करे तो गांव की खेती जब्त कर ली जाएगी। अब दोनों गांव घबराए। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जैसे तैसे मिलकर कोई झूठा मेल कर लें। 1-2 लोग भेजे गए, हाथ मिलाया गया, लेकिन किसी ने कहा, ये नौटंकी है। तो दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हारी शक्ल ही झूठ जैसी है। और फिर वही लात, घूंसे, पत्थर और पुरानी गालियां। राजा ने अंतिम चेतावनी दी, 3 दिन बाकी हैं। अब दोनों गांवों ने सोचा, अगर कोई है जो ये कर सकता है तो वो है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन उस समय शहर से दूर अपने गधे शेखचिल्ली को नहला रहे थे। संदेशा मिला, मुल्ला, 2 गांवों में आग लगी है और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो उसे बुझा सके। मुल्ला मुस्कुराए, अरे वाह, आज तो बिना कुछ जलाए आग बुझानी है। वे अपने गधे पर चढ़े, पगड़ी बांधी और निकल पड़े, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। दोनों गांवों के बीच एक वीरान सी जमीन थी, जहां न कोई जाता था न कोई आता था, क्योंकि वो विवाद की जमीन थी। हर साल उस जगह पर लड़ाई होती थी, ये हमारी जमीन है, नहीं, ये हमारी है। मुल्ला वहीं जा बैठे। गधा पास खड़ा था, मुल्ला ने आंखें बंद कर लीं।
गांव वाले इकट्ठा हुए। अब ये क्या कर रहे हैं? शायद कोई तांत्रिक उपाय होगा या फिर भगवान से प्रार्थना। पर आधा घंटा बीत गया। मुल्ला ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक घंटा बीता, कुछ नहीं। लोग परेशान। भोंडापुर का एक आदमी बोला, ये तो सो गए क्या? खरगापुर का दूसरा बोला, नहीं, सो नहीं रहे। पर कर क्या रहे हैं? किसी ने धीरे से हिम्मत करके पूछा, मुल्ला, कुछ तो बोलो। मुल्ला ने आंख खोली पर मुंह नहीं खोला। सिर्फ चारों तरफ देखा, फिर दोबारा आंखें बंद। अब ये अजीब खेल शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे खुद सोचने लगे, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? शायद मुल्ला हमें हमारी ही हरकतें दिखा रहे हैं। दूसरे दिन भी मुल्ला वहीं बैठे रहे। ना बोले ना हिले। गधा भी अब लेट चुका था, मानो ध्यान में चला गया हो। तीसरे दिन खरगापुर का एक बच्चा, जो हमेशा गुस्से में रहता था, अपनी गुलेल लेकर आया। मुल्ला को देखकर बोला, चलो कुछ तो करें, इनका तमाशा देखना बेकार है। उसने पत्थर उठाया और चलाने ही वाला था कि भोंडापुर की एक बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, रहने दे। ये आदमी कुछ बड़ा कर रहा है। हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसमें कुछ गहराई है। बच्चा रुक गया। फिर उस औरत ने एक औरत से कहा, तू थोड़ा दूध ले जा, मुल्ला को दे। बैठे हैं इतने समय से। वो औरत गई, दूध रखा और बिना कुछ कहे लौट आई। मुल्ला ने दूध देखा, उठाया, मुस्कुराए और पी लिया। लेकिन बोले फिर भी कुछ नहीं। चौथे दिन दोनों गांवों के कुछ बुजुर्ग एक ही जगह बैठ गए, मुल्ला को देखने के बहाने। बात बात में पुराने दिन याद आ गए। याद है जब दोनों गांव मिलकर मेला लगाते थे। हाँ, वो भोंडा नृत्य और खरगली पकवान प्रतियोगिता। हम एक थे न कभी। बातों बातों में हंसी आ गई। फिर किसी ने कहा, कितनी मूर्खता थी हमारी, इतनी सालों से लड़ते रहे और वजह भी याद नहीं। पांचवें दिन खरगापुर का मुखिया खुद एक थाली में मिठाई लेकर भोंडापुर गया। लोग चौंके, लेकिन मिठाई ले ली गई। किसी ने कुछ कहा नहीं। मुल्ला उसी जगह पर बैठे रहे। अब तक 5 दिन हो चुके थे। छठे दिन गांव के बच्चे, जो कभी एक दूसरे को पत्थर मारते थे, अब एक साथ खेल रहे थे, वहीं उसी जमीन पर जहां झगड़े होते थे। मुल्ला ने आंखें खोली, देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, पर बोले अब भी नहीं। 7वां दिन। राजा आया, हाथी पर सवार, सैनिकों के साथ। कहाँ हैं गांवों के लोग? क्या फैसला हुआ? दोनों गांवों के मुखिया आगे आए, साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर। महाराज, हमें अब कोई झगड़ा नहीं। हमने मुल्ला से बहुत कुछ सीखा है। बिना एक शब्द सुने। राजा ने चौंक कर पूछा, कैसे? इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं। मुखिया बोले, इन्हें देखकर हमें चुप रहने का मतलब समझ में आया। इन्हें देखकर हमने सोचना शुरू किया। खामोशी ने हमारे भीतर की आवाज को जगा दिया, जो सालों से दबी थी। राजा मुस्कुराया, वाह, बिना एक शब्द कहे इतनी बड़ी बात सिखा दी। मुल्ला उठे, हाथ जोड़े और पहली बार बोले, जहां शब्द फेल हो जाते हैं वहां खामोशी बोलती है, और जहां दिमाग झगड़ता है वहां दिल जोड़ता है। तालियां गूंज उठीं। राजा ने कहा, मुल्ला, तुम्हारे जैसे सलाहकार 100 हो तो पूरा राज्य एक हो सकता है। मुल्ला मुस्कुराए, हुजूर, एक सलाह दे दूं? बोलो। कभी कभी लोगों को जवाब मत दो, बस खामोश होकर सुन लो। वो खुद ही अपनी गलती समझ लेंगे।
उस दिन के बाद खरगापुर और भोंडापुर एक हो गए। एक नया गांव बना, सहनापुर, जहां हर दीवार पर लिखा गया, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले थोड़ा चुप रहो। और मुल्ला, वो चुपचाप अपने गधे शेखचिल्ली के साथ निकल पड़े, क्योंकि कहीं और कोई और झगड़ रहा था और शायद वहां भी एक चुप की जरूरत थी। समाप्त। कहानी 8। दिया। एक दिन में शहर का नाम था ख्वाबनगर और वहां एक व्यक्ति था, मुल्ला नसरुद्दीन। अजीब सी चाल, उलझी हुई दाढ़ी, सिर पर एक पुरानी सी टोपी और पैरों में घिसे हुए जूते। लोग कहते थे कि मुल्ला गरीब है, लेकिन जो भी उससे मिलता वो उसकी बातों से अमीर बनकर लौटता। मगर उस दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और बाजार में शोर। अरे सुना तुमने? क्या? मुल्ला ने आज ऐलान कर दिया है, वो आज से सबसे बड़ा अमीर है। भीड़ जमा होने लगी। कहां से आया पैसा? चोरी किया है क्या? कोई जादू टोना किया है? सवालों की बौछार थी। और मुल्ला, वह अपने घर के बाहर खाट पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। सिर्फ एक दिन पहले मुल्ला की जेब में कुछ नहीं था, यहां तक कि रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं। घर में सिर्फ एक पुराना घड़ा था जिसमें पानी भी आधा रह गया था। लेकिन दिमाग, वो तो चांदी जैसा चमकता था। वह बाजार गया और सब्जी वाले से बोला, भाई एक बात बताओ, अगर मैं आज कहूं कि मैं अमीर हूं तो तुम मुझे उधार में सब्जियां दोगे? सब्जी वाला हंसा, तू अमीर? कब से? मुल्ला बोला, आज से। लेकिन सोच ले, तुझसे पहली खरीदारी करूंगा। कल को लोग कहेंगे ये वही दुकानदार है जिससे अमीर मुल्ला ने पहली बार सौदा किया था। सब्जी वाला चौंका। उसने गौर किया, कहीं सच तो नहीं। मुल्ला की चाल में आज अलग आत्मविश्वास था। उसने सब्जियां दी और अगले ही पल आसपास के बाकी दुकानदार चौंक गए, मुल्ला ने सच में कुछ खरीदा है। मुल्ला ने अगला रुख किया कपड़े की दुकान की ओर। भाई मुझे एक शेरवानी चाहिए, चमचमाती हुई, जैसी अमीर पहनते हैं। दुकानदार हंसा, पैसे? आज उधार दे दो, कल तक तुम्हारा नाम अमीरों की लिस्ट में होगा। उससे कपड़े खरीदे थे, सब कहेंगे। दुकानदार चुप और फिर हंस पड़ा, अगर ये पागल है तो क्या नुकसान? और अगर सच में अमीर बन गया तो? शेरवानी भी मिल गई। शाम होते होते मुल्ला ने पूरे गांव को चौंका दिया। वो एक ऊंट पर बैठा निकला, सिर पर साफा, तन पर शेरवानी और पीछे पीछे बच्चे ढोल बजाते। अमीर आ रहा है, अमीर आ रहा है। गांव वालों ने देखा, ये वही मुल्ला है ना जो कल तक फटी चप्पल में घूमता था। लेकिन आज तो उसकी चाल ही नवाबी है। लोगों में फुसफुसाहट फैलने लगी, जरूर कोई खजाना मिला होगा। शायद किसी ने वसीयत की है। नहीं नहीं, जरूर राजा का कोई छुपा रिश्ता है इससे। अगले दिन बात इतनी फैल गई कि राजा के दूत ने दस्तक दी। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हारी अमीरी के चर्चे दरबार तक पहुंच गए हैं। कल महल में आकर भोज दो, राजा खुद देखना चाहते हैं कि एक दिन में अमीर बनने वाला व्यक्ति कौन है। अब तक मुल्ला को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहानी कहाँ जा रही है, पर उसने मुस्कुराकर कहा, राजा से कहो भोज तैयार मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। अगले दिन राजा समेत पूरा दरबार मुल्ला के घर पहुंचा। दरवाजे पर चादर टंगी थी, ख्वाबों का भोज। भीतर गए तो क्या देखा? कंबल बिछे थे, दिए जल रहे थे और मुल्ला बैठा था, हाथ में एक कटोरा लिए। भोजन तैयार है, उसने कहा,
लेकिन इसे खाने के लिए आंखें बंद करनी होंगी। सबने आंखें बंद कीं और मुल्ला ने शुरू किया। गर्म गर्म बिरयानी आ रही है। अब उसके ऊपर चांदी की परत। मुंह में डाले और स्वाद लो। अब शाही टुकड़ा आया है। गुलाब की खुशबू। अब आम की लस्सी। राजा ने आंखें खोली। मुल्ला, ये कैसा मजाक है? मुल्ला बोला, महाराज, आपने सुना होगा, भोजन स्वाद से नहीं भूख से बनता है। गरीब के पास कुछ नहीं होता सिवाय ख्वाबों के। और अगर ख्वाब बेचने लगे तो अमीर कौन नहीं बन सकता। राजा चुप। लोग अब समझ रहे थे मुल्ला ने कुछ नहीं खरीदा था। उसने सिर्फ लोगों की धारणाएं खरीदी। उसने दुकानदारों को सपने बेचे, गांव वालों को भ्रम और राजा को दर्शन। मुल्ला ने अंत में कहा, जिसके पास सोचने की ताकत हो और सोच को बेचने का तरीका, वो ही असली अमीर होता है। कल मैं गरीब था, आज तुम सबने मुझे अमीर मान लिया। फर्क सिर्फ सोच का है, जेब का नहीं। राजा ने अपनी अंगूठी उतारी और मुल्ला को दे दी। आज से तुम हमारे दरबार के विचार मंत्री हो। गांव वालों ने तालियां बजाईं। और मुल्ला, वो फिर से अपनी फटी चप्पल पहनकर खाट पर लेट गया, लेकिन अब उसकी चप्पल को भी लोग चांदी समझने लगे। सीख। गरीब वो नहीं जिसके पास धन न हो। गरीब वो है जो सोचने की ताकत खो दे और जो सोच से लोगों का नजरिया बदल दे। वो एक दिन में भी अमीर बन सकता है। कहानी 9। गांव में एक आदमी था, नाम था मनोहर, पर लोग उसे कहते थे मूर्खोहर। वजह? वो दिन रात उलझलूल बातें करता, कभी कुएं से आसमान तक सीढ़ी बनाने की योजना बताता, तो कभी कहता, सूरज मुझे घूर रहा है, इसलिए मैं टोपी पहनता हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे उसे देखकर भागते और जवान उसे देखकर खिलखिलाते। लेकिन मनोहर को फर्क नहीं पड़ता। मैं ही असली समझदार हूं, बाकी सब पागल हैं, उसका नारा था। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन गांव की गलियों में टहल रहे थे। उन्हें मनोहर ने रोका और कहा, ओ मुल्ला, तुम बहुत विद्वान माने जाते हो, लेकिन क्या तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? मुल्ला ने उसे सिर से पांव तक देखा, मुस्कराए और कुछ बोले नहीं। बस अपनी पगड़ी खोलकर जमीन पर बिछा दी और खुद उसके सामने बैठ गए। मनोहर चौंका। तू बैठ गया मेरे सामने, मेरे जैसे मूर्ख के आगे? मुल्ला अब भी चुप। मनोहर ने अकड़कर कहा, इसका मतलब तू मानता है कि मैं तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूं? मुल्ला ने बस सिर झुका दिया। अब मनोहर की छाती चौड़ी हो गई। वाह, आज तो इतिहास बन गया। उसने सबको बुलाना शुरू किया। आओ देखो, मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे गुरु मान लिया। अगले ही दिन गांव के चौक में बैनर लग गया। गुरु मूर्खोहर का पहला प्रवचन, कैसे बने समझदार बिना समझे। लोग आए, कुछ हंसने, कुछ देखने, कुछ सिर पकड़ने। मनोहर मंच पर चढ़ा। माथे पर तिलक, गले में माला और हाथ में एक बड़ा पंखा। दोस्तों, वो बोला, समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है मूर्खता। लोगों ने सिर पीट लिया। जब तक तुम मानते रहोगे कि तुम मूर्ख हो, तुम समझदार नहीं बन सकते। और जब तुम मान लो कि तुम समझदार हो, तो समझ लो, अब तुम मूर्ख नहीं रहे। एक लड़के ने पूछा, तो मतलब क्या हुआ? मनोहर बोला, मतलब तुम खुद तय करो। मैं तो गुरु बन गया। सभी को लग रहा था कि मुल्ला ने ऐसा कैसे होने दिया। क्यों वो कुछ बोले नहीं। कुछ ने जाकर मुल्ला से पूछा,
तुमने तो इस मूर्ख को गुरु बना दिया। क्यों? मुल्ला मुस्कराए। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी बात नहीं काटी। और जब कोई मूर्ख बिना विरोध के बोलता है तो वो खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है। और जब सब उसकी बातों पर हंसते हैं तो वो समझता है कि लोग प्रभावित हैं। लेकिन असल में वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। जल्दी ही वो अपने ही भ्रम में ऐसा उलझेगा कि उसे खुद समझ नहीं आएगा। मैं समझदार हूं, लेकिन क्यों? कुछ दिनों बाद मनोहर के पास एक लड़का आया और बोला, गुरुजी मुझे समझाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? मनोहर ने आंखें बंद की और बोला, जो खुद को गुरु मान ले, बिना समझे। फिर उसने खुद ही सोचा, लेकिन तो फिर मैं भी वही हूं। उसका सिर चकरा गया। फिर एक दिन वो दौड़ता हुआ मुल्ला के पास गया। मुल्ला, ये क्या जादू किया तूने? लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता क्यों। मैं खुद उलझ गया हूं। मुल्ला ने पहली बार बोला, जब शब्दों से भ्रम बढ़े तो खामोशी सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ही आवाज में डूबने दिया। अब तुम तैरना सीखो या डूबो, ये तुम्हारी समझदारी है। इसके बाद मनोहर ने प्रवचन देना बंद कर दिया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, जानने की कोशिश की कि असल समझदारी क्या होती है। धीरे धीरे उसने बोलना कम किया, सुनना शुरू किया। लोगों ने देखा मूर्खोहर अब वाकई समझदारी की बातें करने लगा। एक दिन एक बूढ़ा बोला, अब तो ये पहले से ज्यादा ज्ञानी लग रहा है। मुल्ला पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी खामोशी वो असर कर जाती है जो भाषण नहीं कर पाते। अंतिम पंक्ति, मूर्ख वही होता है जो हर जवाब देने में विश्वास रखे, और समझदार वही जो कभी कभी चुप रहकर सब समझा दे। कहानी 10। एक दिन गांव के सबसे अमीर सौदागर ने चौराहे पर ढिंढोरा पिटवा दिया, जो भी एक दिन में मुझसे ज्यादा अमीर बन जाए, मैं अपनी सारी दौलत उसके नाम कर दूं। लेकिन शर्त यह है, उसकी अमीरी से बाकियों की गरीबी बढ़नी चाहिए। लोग हंस पड़े। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? एक दिन में अमीर और बाकियों को गरीब? ये तो नामुमकिन है। पर तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपनी खड़खड़ाती साइकिल पर आते हैं, टोपी तिरछी, आंखों में शरारत और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। मैं तैयार हूं। सौदागर खिलखिलाकर हंसा। अरे मुल्ला, तुम तो खुद 4 दिन से एक ही कपड़े में घूम रहे हो। तुम अमीर बनोगे और बाकियों को गरीब? मुल्ला ने शांति से कहा, शर्त मान्य है। कल सुबह तक मैं दिखाऊंगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मुल्ला शहर के मैदान में एक बड़ा बैनर टांग देते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का नया बैंक, जहां अमीर बनना आसान है। लोग हैरान। मुल्ला ने एक छोटी सी खाट के पास टेबल लगाई और बगल में एक घड़ा रखा जिसमें कुछ कागज थे। यहां सिर्फ एक चीज की कीमत है, आपकी सच्चाई। जितनी बड़ी सच्चाई बताओगे उतना अमीर बनोगे। लोगों ने समझा, अरे बस अपनी कहानी सुनानी है। पहला आदमी आया, उसने कहा, मैंने बचपन में चोरी की थी। मुल्ला ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। दूसरा आया, मैंने अपने दोस्त से धोखा किया। मुल्ला ने 5 सिक्के दिए। तीसरा, मैंने अपनी बीवी को झूठ बोला कि मैं गरीब हूं, असल में मैं 200 मोहरों का मालिक हूं। मुल्ला ने पूरे 10 सिक्के दिए। भीड़ लग गई। लोग लाइन में लगने लगे। सबको लगने लगा कि जितना गहरा और शर्मनाक सच बताएंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे।
दोपहर तक हालत ये हो गई कि महिलाएं अपने पतियों के छुपे खजाने बता रही थीं। बच्चे अपने बाप की चोरी पकड़वा रहे थे और बाप अपने बेटे की जुआखोरी की सच्चाई सुना रहे थे। हर आदमी अमीर बनने की होड़ में अपने भीतर की गंदगी निकालने लगा। शाम तक सौदागर के घर के नौकर तक आकर बोले, हुजूर, साहूकार जी के पास 3 गुप्त तिजोरियां हैं जिनमें अनगिनत सोने की ईंटें हैं। सौदागर हक्का बक्का, ये भेद तो सिर्फ मुझे पता था। शाम ढलते ढलते सौदागर की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। लोगों को अब उसके सारे छुपे राज पता लग चुके थे। किसे रिश्वत दी, कहां से चोरी की और कौन कौन से कागज जाली थे। लोग उसके गोदाम लूटने को दौड़ पड़े। राजा के सैनिक आए और सौदागर को हिरासत में ले लिया। तुम्हारे खिलाफ 13 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं, दौलत जब्त की जाती है। अब मुल्ला के पास ढेरों सोने के सिक्के थे। लोगों ने सच्चाई बोल बोलकर सारी संपत्ति मुल्ला को सौंप दी थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं, बस हर किसी से उनकी सच्चाई खरीदी। और जब लोग सच्चाई बताते हैं तो झूठ अमीरों को गरीब बना देता है। राजा को खबर मिली मुल्ला ने शहर को उल्टा कर दिया है। राजा आया और बोला, तुमने तो शहर को पागल कर दिया मुल्ला, ये क्या तमाशा है। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं की। सबने खुद अपनी सच्चाई बेची सिर्फ अमीर बनने के लिए। राजा गंभीर हो गया। बोला, इसका मतलब है असली दौलत ईमानदारी है। मुल्ला ने सारी दौलत बच्चों के स्कूल, अनाथालय और भूखों के लिए दान कर दी। फिर वो अपनी खड़खड़ाती साइकिल पर बैठा, टोपी तिरछी करके बोला, एक दिन में अमीर बनने के लिए आपको सोना नहीं, बस सबका सच चाहिए होता है। पर याद रहे, वो सच दूसरों को गरीब करता है और खुद को अमीर बनाता है। लोग तालियां बजाने लगे और सौदागर अब साधारण आदमी बन चुका था, चुपचाप खड़ा था, सोचता हुआ।